चल रहा था श्वसन, और श्वसन में हमने लगभग पार्ट पूरा कर लिया। आज अपना लास्ट टॉपिक होगा श्वसन का, और टॉपिक का नाम होगा श्वसनीय पदार्थों में अंतर संबंध। शुरू में हमने जिक्र किया था श्वसनीय पदार्थ कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से 3 श्वसनीय पदार्थ हमने बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये 3 श्वसनीय पदार्थ थे, और इन तीनों का आज हमें अंतर संबंध पढ़ना है। अगर ग्लूकोज श्वसनीय पदार्थ है, यानी कार्बोहाइड्रेट अगर श्वसनीय पदार्थ है, तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, एटीपी कैसे बनेगी। अगर फैट श्वसनीय पदार्थ है, वसा श्वसनीय पदार्थ है, तो फाइनल एटीपी कैसे बनेगी, रास्ता क्या होगा एटीपी बनने का। और अगर प्रोटीन श्वसनीय पदार्थ है, तो फाइनल एटीपी कैसे बनेगी, कौन से रास्ते से जाएगी प्रोटीन। ये सारी बातें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है, और टॉपिक का नाम है श्वसनीय पदार्थों में अंतर संबंध। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से। और हम जानते हैं जब हम कार्बोहाइड्रेट से श्वसन शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ग्लूकोज की, जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसकी बात करते हैं। और अगर आपको याद हो तो ग्लूकोज में जब श्वसन हम शुरू करते हैं ग्लूकोज से, तो पहली जो प्रोसेस हम करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ये बातें आपको अब याद होनी चाहिए, सारा कुछ तैयार होना चाहिए। इस टॉपिक में समझने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ पीछे का ही सारा मैटर है, उसको दोबारा लिखना है। ग्लूकोज से हमने क्या करवाया, ग्लाइकोलाइसिस करवाया, और ग्लाइकोलाइसिस करवाया तो हमने क्या बनाया, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुविक अम्ल, याद करो पायरुविक अम्ल के 3-3 कार्बन के 2 अणु बनाए थे कि नहीं, कौन सी प्रोसेस से, ग्लाइकोलाइसिस से। अब याद करो हमने लिंक रिएक्शन करवाई थी, और पायरुविक अम्ल से अगली चीज क्या बनाई थी, एसिटाइल कोएंजाइम, ये बनाया था। और हुआ क्या था, लिंक रिएक्शन हुई थी, एसिटाइल कोएंजाइम बना। अब याद करो इस एसिटाइल कोएंजाइम को आपने आगे कौन से चक्कर में भेजा था, उस चक्कर का नाम क्या था, उस चक्कर का नाम था क्रेब्स चक्कर, याद है। और इस एसिटाइल कोएंजाइम से क्रेब्स चक्कर के द्वारा आपको पता हो तो क्या क्या बना था, एक तो बनी थी NADH+H+, रिड्यूसिंग पावर बना था, कोएंजाइम बने थे जो आगे जाके एटीपी बनाएंगे, और साथ में क्या बना था, FADH2 ये बना था। और साथ में आपको पता है अलग अलग स्थानों पर कौन सी गैस निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, और साथ में हमने कुछ मॉलिक्यूल पानी के भी भेजे थे। ये सारी बातें आपको अब तक क्लियर हो चुकी है। अब आपको पता हो तो ये कोएंजाइम, ये रिड्यूसिंग पावर आगे क्या, कहां जाएगा, आगे किस में जाएगा, ETS, बताओ इसमें जाएगा कि नहीं। और ETS में जाकर के और किसका निर्माण करेगा, ETS में जाकर के किसका निर्माण कर देगा, ATP का। अरे याद है क्या, अरे लास्ट में रिड्यूसिंग पावर से एटीपी कहां बनी थी, ETS में ही तो बनी थी। तो ये सारा प्रोसेस हमने पढ़ लिया है, और ये सारा प्रोसेस हमने शुरू कहां से किया है, ग्लूकोज से किया है, और ग्लूकोज से हमने एटीपी बनाया। यानी यहां हमने श्वसनीय पदार्थ क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया। ये तो बात हो गई कार्बोहाइड्रेट श्वसनीय पदार्थ की। अब दोस्तों अगर हम श्वसनीय पदार्थ क्या ले लें, श्वसनीय पदार्थ क्या ले लें, वसा ले लें, फैट ले लें, ये तो श्वसनीय पदार्थ ग्लूकोज था। अगर हम श्वसनीय पदार्थ क्या ले लें, वसा। और आपको पता है जब श्वसनीय पदार्थ वसा हो तो
तो वसा को सबसे पहले दोस्तों दो भागों में तोड़ना पड़ता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वसा को दो भागों में तोड़ते हैं तो एक तो बनता है वसीय अम्ल, ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एक तो वसीय अम्ल बनता है और दूसरा क्या बनता है, ग्लिसरॉल। ओके, ये बात आपको क्लियर है। वसा को पहले तोड़ेंगे, तोड़ने पर क्या क्या बनेगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनेगा। अब क्या होगा, ये ग्लिसरॉल, अब क्या होगा, ये ग्लिसरॉल किस में चेंज होगा, PgAl, फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड। और ये चीज आप याद करो, जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने ये बनाया था, ये आपको याद हो तो ग्लिसरॉल से हमने फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड बना दिया। अब ये आपको पता है ये कहां चला जाएगा, ये एंड में PgAl आगे जाकर के क्या बना लेगा, पायरुविक अम्ल बना लेगा। ग्लूकोज वाले रास्ते में शिफ्ट हो गया, ग्लूकोज वाले रास्ते में चला गया और पायरुविक अम्ल से आगे जाकर के और लास्ट में क्या बना लेगा, ATP बना लेगा। तो ग्लिसरॉल यहां घुस चुका है, प्रवेश कर चुका है। अब अगर वसीय अम्ल को आगे जाना है तो वसीय अम्ल आगे कहां जाएगा, वसीय अम्ल आगे जाकर के और डायरेक्ट क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा। वसीय अम्ल क्या बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम बना रहा है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम आगे सारा क्रेब्स चक्र में जाकर के ATP बना लेगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, वसा की। ये ग्लूकोज की हमारी बात हो गई, वसा की बात हो गई। श्वसनीय पदार्थ अगर वसा हो तो पहले उसको दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल बनाना पड़ेगा। ग्लिसरॉल से PgAl बनाएंगे, PgAl को पायरुविक एसिड से लिंक कर देंगे और वसीय अम्ल किससे लिंक हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम से। अब तीसरी बात, अगर हमारा श्वसनीय पदार्थ क्या हो, श्वसनीय पदार्थ क्या हो, प्रोटीन हो, जिसकी बारी लास्ट में आती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो श्वसनीय पदार्थ अगर प्रोटीन हो तो आपको पता है जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं तो प्रोटीन को तोड़ने पर क्या बनता है, अमीनो अम्ल बनता है। अरे पता है हमें, प्रोटीन को जब तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, अमीनो अम्ल बनेगा। अरे प्रोटीन की एकलक इकाई अमीनो अम्ल ही तो होती है। और ये अमीनो अम्ल क्या करेगा, किसके साथ लिंक हो जाएगा, पायरुविक अम्ल के साथ लिंक। और ये पायरुविक अम्ल फिर आगे जाकर के क्रेब्स चक्र से होते हुए और क्या बना देगा, ATP बना देगा। तो ये हो गया क्या, जब प्रोटीन श्वसनीय पदार्थ। अब आपको पता है, ये बात आपको पता है कि जब तक पायरुविक अम्ल बनता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब तक पायरुविक अम्ल बनता है तो ये सारी प्रोसेस कहां होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, कोशिका द्रव्य में। ये बात नई नहीं है, आपको पहले से पता होनी चाहिए। पायरुविक अम्ल से यहां तक ये सारी प्रोसेस कहां होगी, कोशिका द्रव्य में होगी। और अब जैसे ही पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, लिंक रिएक्शन होगी, क्रेब्स चक्र होगा, ये सारा प्रोसेस कहां चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये प्रोसेस कहां चलने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार से हमारे तीन जो श्वसनीय पदार्थ थे उसमें हमने अंतर संबंध ज्ञात किया है। ये तो बात हो गई अंतर संबंध की। अब यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट और क्लियर करना है। वो कंसेप्ट क्या है, अब ध्यान से समझना है। यहां लिख रहा हूं मैं स्टार लगा के, मैं लिख रहा हूं श्वसन। अब सारी बातें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। श्वसन एक एम्फीबोलिक, ये टॉपिक अपना अलग है, इसके साथ नहीं है, लेकिन हम इसके साथ ही पढ़ रहे हैं। श्वसन एक एम्फीबोलिक प्रक्रिया है।
इस चीज को हमें क्लियर करना है। श्वसन एक एम्फीबोलिक प्रक्रिया है, ऐसा क्यों है, ये चीज हमें क्लियर करनी है। हमें पूछ ले कि श्वसन एम्फीबोलिक प्रोसेस है, एम्फीबोलिक प्रक्रिया है, वो क्यों है। अब एम्फीबोलिक का मतलब क्या है, आपको अगर याद हो, हमने दो प्रोसेस पढ़ी है, दो शब्द पढ़े थे। एक को हमने बोला था केटाबोलिक, ये अंग्रेजी के वर्ड याद रखना। एक को हमने केटाबोलिक बोला था और एक को हमने क्या कहा था, एनाबोलिक कहा था। अब आपको पता हो कि केटाबोलिक में क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए केटाबोलिक में क्या होता है, जटिल पदार्थ। अब आपको समझ में आना चाहिए केटाबोलिक में जटिल पदार्थ किस में बदलते हैं, सरल पदार्थ में बदलते हैं। ये बात मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। और एनाबोलिक में क्या होता है, एनाबोलिक में क्या होता है, सरल पदार्थ, सरल पदार्थ किस में बदलते हैं, जटिल पदार्थ में बदलते हैं कि नहीं। केटाबोलिक में क्या होगा, केटा मतलब काट रहे हो, जटिल चीज को काट रहे हो, जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में बदल रहे। अब आप यहां देखिए, ये ग्लूकोज थी, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा जटिल पदार्थ है, बहुत बड़ा पदार्थ है। और इस कार्बोहाइड्रेट को आप धीरे धीरे तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, और छोटे छोटे पदार्थ बनाते जा रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर आप कौन सी प्रोसेस काम में ले रहे हो, कैटाबोलिक ले रहे हो कि नहीं। ये वसा थी, वसा बहुत बड़ा जटिल पदार्थ है, आप इसको तोड़ रहे थे कि नहीं, वसीएमएल और ग्लिसरॉल में तोड़ रहे हो कि नहीं, फिर आगे उसको तोड़ते जा रहे हो। तो इसका मतलब आप जटिल पदार्थ से क्या बनाते जा रहे हो, सरल पदार्थ बनाते जा रहे हो। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है, कैटाबोलिक है। ऐसा ही प्रोटीन, प्रोटीन बहुत बड़ा जटिल पदार्थ है, और आप इसको छोटा कर रहे हो कि नहीं, तोड़ रहे हो कि नहीं, अमीनोमल में, अमीनोमल में तोड़ के फिर आगे प्रोसेस कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, कैटाबोलिक कर रहे हो। इसका मतलब अभी तक बोर्ड पे जो मैंने आपको चीज बताई है वो सारी प्रोसेस किस में आएगी, कैटाबोलिक। लेकिन मैं कह रहा हूं कि श्वसन एक क्या है, एम्फीबोलिक। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एम्फीबोलिक का मतलब क्या हुआ, ऐसी प्रोसेस जिसमें कैटाबोलिक भी हो और क्या हो, एनाबोलिक भी। यानी जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ भी बनने चाहिए, वो तो आपको दिख रहा है सामने, और सरल पदार्थ से क्या बनने चाहिए, जटिल पदार्थ भी बनने चाहिए। तो ये चीज आपको कहीं बोर्ड पे दिख रही है क्या, जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ बनते हुए कहीं दिख रहे क्या आपको, नहीं दिख रहे। तो कहां हम प्रोसेस करवाएं, कहां बोले कि ये देखो यहाँ एनाबोलिक हो रहा है, सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बन रहे हैं, तब जाके हम सिद्ध करेंगे कि वास्तव में श्वसन एक एम्फीबोलिक प्रोसेस है। तो आप ध्यान से देखो, ये एक शब्द आ रहा है पायरुविक अम्ल, दिख रहा है आपको। ये पायरुविक अम्ल आगे जाकर के क्या बना सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है। आगे जाकर के पायरुविक अम्ल किसका निर्माण कर सकता है, प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। अब आप दिमाग लगाओ, पायरुविक अम्ल सरल पदार्थ है कि नहीं, और प्रोटीन जटिल पदार्थ है कि नहीं। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि श्वसन में एनाबोलिक प्रोसेस हो रही है कि नहीं। कैटाबोलिक तो मैंने आपको सिद्ध कर दी, एनाबोलिक मैंने आपको दिखाई, सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बन रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं श्वसन एम्फीबोलिक प्रोसेस है। एक रास्ता आप और देख सकते हो, ये वसीय अम्ल फैटी एसिड भी किस में बदल सकते हैं, वसीय अम्ल भी किस में बदल सकते हैं, प्रोटीन में बदल सकते हैं। तो वसीय अम्ल सरल पदार्थ है कि नहीं, और प्रोटीन जटिल पदार्थ है कि नहीं। तो यहां कौन सी प्रोसेस हुई, एनाबोलिक हुई, और बाकी इन जगहों पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, कैटाबोलिक हो रही है। तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों होने के कारण श्वसन को कौन सी प्रोसेस माना जाता है, एम्फीबोलिक। एम्फी का मतलब दोनों, दोनों कौन सी, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि श्वसन एक कौन सी प्रक्रिया है, एम्फीबोलिक प्रक्रिया है। तो ये था अपना टॉपिक
श्वसनीय पदार्थों में अंतर संबंध। अब एक अपना लास्ट टॉपिक रहा है, वो सीधा ही है, इजी टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए थोड़ा, एक दो छोटे प्रश्न बन जाते हैं उसमें से। तो अगला टॉपिक अपना है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेस्पिरेशन। टॉपिक का नाम क्या है? श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी श्वसन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, सीधा है, कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होंगे, आप समझना है सारों को। दो प्रकार के कौन कौन से? एक को तो मैं लिखूंगा बाह्य कारक। कौन सा कारक? बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर। और एक मैं लिखूंगा आंतरिक कारक। कौन सा कारक? आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर। बाह्य कारक में आप किस किस को शामिल करोगे? बाह्य कारक में पहला कारक होगा तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा कारक क्या होगा? दूसरा कारक होगा जल, ठीक है। और तीसरा कारक होगा प्रकाश, और चौथा कारक होगा ऑक्सीजन, और पांचवा कारक होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। टोटल बाह्य कारक आपको कितने बनाने हैं? 5 बनाने हैं। ये तो बात हो गई कौन से कारक की? बाह्य कारक की। अब हम बात करते हैं कौन से कारक की? आंतरिक कारक। तो आंतरिक कारक में पहला जो कारक होगा उसको हम लिखेंगे जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। पहले कारक का नाम क्या है? जीव द्रव्य, ठीक है। अब दूसरा कारक, दूसरे कारक का नाम है कोशिका की आयु। ये दूसरा कारक हो गया। और तीसरा है, तीसरा क्या होगा? अंग्रेजी में लिख रहा हूं वाउंड, ठीक है। वाउंड लिख दो, हीलिंग लिख दो। ये प्रोसेस ये आगे हम बात कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 3 कारक हैं आंतरिक कारक, ठीक है। और ये 5 कारक हैं बाह्य कारक। अब मैं 1 नंबर कारक से शुरू कर रहा हूं। पहला कारक नाम क्या है? तापमान। आपको कॉपी में जब नोट्स बनाने हो तो पहले ऐसे लिख लेंगे और फिर दोबारा 1 नंबर हेडिंग लगा लेंगे तापमान। तो पहली बात आप लिखोगे कि ये श्वसन का मुख्य कारक है। श्वसन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तापमान। ये बात आप सबसे पहले लिखोगे, तापमान श्वसन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक। अब मुख्य कारक कैसे है समझना है। मुख्य कारक कैसे है समझना है। मैं लिखूंगा, यहां लिख रहा हूं, देखो समझा रहा हूं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, ये बढ़ने का चिन्ह, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो अब ये श्वसन का चिन्ह, रेस्पिरेशन का। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो श्वसन भी बढ़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो? जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो श्वसन भी बढ़ेगा। अब ये कब तक बढ़ेगा? ऐसे तो टेम्परेचर 100 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री ऐसे हो जाए तो ऐसे थोड़ी श्वसन बढ़ता जाएगा, नहीं।
कब तक बढ़ेगा, श्वसन कब तक बढ़ेगा, कितने डिग्री तक, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तब तक आपका श्वसन बढ़ता जाएगा। और जैसे ही 35 से धीरे धीरे ऊपर शुरू होता जा रहा है, तापमान 35 से बढ़ता जा रहा है, तो अब श्वसन धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ने से श्वसन के एंजाइम खत्म होते जाएंगे, और श्वसन के एंजाइम खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि श्वसन भी कम होता जाएगा। और जैसे जैसे और तापमान बढ़ेगा तो एंजाइम सारे नष्ट हो जाएंगे और श्वसन बंद हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अब मैं एक चीज लिखूंगा Q10, ये बुक में आपके लिखी हुई है, और वहां लिखा हुआ है Q10 बराबर 2, यानी श्वसन में तापमान के लिए Q10 का मान कितना होता है, 2 होता है। इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब ये है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हर 10 डिग्री में श्वसन की दर क्या होती जाएगी, दुगनी होती जाएगी। जैसे टेम्परेचर 20 डिग्री है और 20 से जैसे ही 10 डिग्री और बढ़ गया तो श्वसन डबल हो जाएगा। अब ध्यान रखना, ये प्रोसेस Q10 का मान कब तक मान्य होगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मान्य होगा, उसके बाद मान्य नहीं होगा। उसके बाद तो एंजाइम खत्म होना शुरू हो जाएंगे, नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो Q10 श्वसन के लिए तापमान में Q10 का मान कितना है, 2 है। तो ये कुछ बातें आपको तापमान में याद रखनी। अब मैं आपको बोलूं कि अगर तापमान कम करते जाओगे तो श्वसन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आपको पता है कि हम फ्रीज में सब्जी वगैरह कोई भी चीज रखते हैं तो वो नष्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फ्रीज में तापमान कम होता है। तापमान कम होगा तो श्वसन की रेट धीमी होगी, कम होगी। श्वसन धीमी होगी तो एंजाइम निष्क्रिय रहेंगे तो वो चीज खराब नहीं होगी। तो ये तो बात हो गई अपनी किसकी, तापमान की। अब दूसरा अपना फैक्टर है क्या, जल। जल से पहले अगर हम ऑक्सीजन पढ़ें, पहले ऑक्सीजन पढ़ लेते हैं, इसके साथ सीधा रिलेशन है श्वसन का। क्योंकि ऑक्सीजन के लिए मैं लिखूंगा दूसरा मुख्य कारक। श्वसन के लिए ऑक्सीजन दूसरा मुख्य कारक है। अब यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन मुख्य कारक क्यों है, ये अब आप समझ चुके हो, आपको आना चाहिए अब। क्योंकि आपको पता है जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था, जब हमने एटीपी बनाई थी, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कौन आया था, ऑक्सीजन ही तो आई थी। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए थे, प्रोटॉन लिए थे, पानी बनाया था, याद है क्या आपको? तो अब सोचो कि अगर ऑक्सीजन वहां नहीं हो तो क्या श्वसन हो पाएगा, क्या एटीपी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो श्वसन भी बढ़ेगा, और अगर आप ऑक्सीजन की मात्रा कम करोगे तो श्वसन की मात्रा भी कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, इसमें तो सोचने की बात है ही। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से श्वसन कम होगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो श्वसन ज्यादा होगा। ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं पानी की। अब आपको पता है पूरी कोशिका में 90% पानी होता है, और कोशिका में पानी होना जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि कोशिका से गैसों को बाहर निकालना है, अंदर लाना है, और CO2 को बाहर निकालना है, O2 को अंदर लाना है, और भी बहुत सारे पदार्थ अंदर बाहर करने हैं। उन सारों के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जल की जरूरत पड़ती है। तो अगर पानी की मात्रा कम होगी, अगर पानी कम है तो श्वसन भी क्या होगा, कम होगा। पानी ज्यादा है तो श्वसन ज्यादा होगा। तो इसका मैं आपको सीधा उदाहरण बताता हूं कि हमारे घर में जो बीज होते हैं, बाजरी है, मूंग, मोठ, ग्वार, सब बीज के रूप में होते हैं। हम उसको बोरियों में रखे रहते हैं, कई दिनों तक खराब नहीं होते।
क्यों नहीं होते? क्योंकि बीजों में पानी की मात्रा कम होती है। पानी की मात्रा कम होती है तो शोषण कम होगा, शोषण कम होगा तो वो खराब नहीं होंगे। और जैसे ही आपको पता है जब उसमें पानी डाल देते हैं वो फूल जाते हैं, फूलेंगे तो फिर उगेंगे। ऐसा क्यों होगा? पानी आते ही एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे, और एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे, शोषण शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा, और फिर धीरे धीरे बीज उगता जाएगा, खराब होता जाएगा। तो ये तो बात हुई किसकी? जल की। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रकाश की। तो प्रकाश का सीधा संबंध शोषण से सीधा संबंध नहीं है। प्रकाश से ज्यादा हो चाहे कम हो, शोषण पे कोई प्रभाव, प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शोषण से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश प्रभावित करता है। कैसे करता है? अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों को प्रकाश नहीं मिलेगा तो बताओ प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे क्या? और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो बताओ भोजन बनेगा क्या? और भोजन नहीं बनेगा तो बताओ ग्लूकोज बनेगी क्या? और ग्लूकोज नहीं बनेगी तो बताओ शोषण होगा क्या? बिना ग्लूकोज के तो शोषण हो नहीं पाएगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश शोषण को प्रभावित करता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश शोषण को प्रभावित नहीं करता है। तो ये बात अपने को प्रकाश में याद रखनी। उसके बाद अपना पांचवा पार्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो मैं कह रहा हूं शोषण क्या होगा? कम हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगी तो शोषण क्या होगा? कम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? रंध्र बंद हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। रंध्र जानते हो क्या? पत्तियों में रंध्र क्या होंगे? बंद हो जाएंगे। तो रंध्र अगर बंद हो गए तो अब बताओ ऑक्सीजन पत्तियों में जा पाएगी? और ऑक्सीजन अगर पत्तियों में नहीं जाएगी तो बिना ऑक्सीजन के क्या नहीं होगा? शोषण नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी ज्यादा होगी शोषण उतना ही कम होगा। शोषण कम क्यों होगा? रंध्र बंद हो जाएंगे। रंध्र बंद हो जाएंगे। बंद क्यों हो जाएंगे? CO2 बढ़ गई। और ये सारी बातें आप एक चैप्टर में और भी पढ़ोगे। तो इस प्रकार से ये 5 अपने बाह्य कारक हो गए शोषण को प्रभावित करने वाले। अब हम बात करते हैं आंतरिक कारक की। तो देखो ये हमने लिखा कोशिका की आयु। यहाँ कोई ज्यादा कंसेप्ट वाली बात है ही नहीं, आपको पता ही है कि कोशिका की आयु बढ़ेगी। अगर कोशिका की आयु ज्यादा है, कोशिका की आयु ज्यादा है तो क्या होगा? शोषण कम होना शुरू हो जाएगा। अरे सेल बुढ़ी होनी, कोशिका बुढ़ी होनी शुरू हो जाएगी तो शोषण कम होगा। और कोशिका की आयु कम है, अगर आयु कम है, जवान है कोशिका, तो शोषण क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। और अब अगर मैं बात करूं वाउंड की, हीलिंग की, मान लो कहीं पर चोट लग गई, शरीर के किसी भी भाग पर चोट लग गई, तो उस चोट को वापस भरना है, हीलिंग करनी है। तो हीलिंग करने के लिए उस कोशिका को शोषण बढ़ाना पड़ेगा। शोषण तेज होगा तभी हीलिंग की प्रक्रिया होगी, तभी घाव भरेगा। तो घाव वाली जगह पर जब घाव भरता है, घाव भरता है तो क्या होता है? शोषण ज्यादा होता है। जहां हीलिंग हो रही है वहां शोषण ज्यादा होगा। ज्यादा होने सीधी सी बात है, ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा बनानी पड़ेगी, तभी घाव भरेगा। अब ये अपना है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य सीधी सी बात है, जीव द्रव्य सेल के अंदर पूर्ण रूप से होगा, ज्यादा मात्रा में होगा तो शोषण ज्यादा होगा, क्योंकि उसको जीव द्रव्य को सेल के लिए ऑक्सीजन, CO2, O2 ये सारा ट्रांसफर करवाना है।
अन्य पदार्थ ट्रांसफर करवाने हैं, तो ये सारा सिस्टम किसके द्वारा होगा? जीव द्रव्य से। तो जीव द्रव्य अगर ज्यादा होगा तो श्वसन भी ज्यादा ही होगा। तो ये थे श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक और बाह्य। 5 बाह्य थे और 3 आंतरिक थे। तो ये अपना टॉपिक पूरा हो गया, कौन सा? श्वसन। अब पूरे टॉपिक को आप ध्यान से दोबारा रिवाइज करना, दोबारा पढ़ना, कंसेप्ट के साथ पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ओके, थैंक यू।